friends, in this lecture we are going to start type 3 based on greatest integer function and least integer function. Greatest integer function is known as floor function and least integer function is known as ceiling function. If R to R, fx is equal to x, special bracket is given here, which is known as floor function. And in least function, the special bracket is given in this way, and it is known as ceiling function. तो मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये समझाता हूँ कि फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन में क्या अंतर है. मान लीजिए ये फ्लोर फंक्शन है. फ्लोर फंक्शन का सिंबल में ब्रैकेट है, वो फुल ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट. तो मान लीजिए मैं इसमें x इज इक्वल टू 5.4 लिखता हूं. व्हाट इज द आंसर? इट इज 5. जो भी आप 5.4 है तो आप 5 लिखेंगे. जो अंदर का फिगर है, जो ब्रैकेट के अंदर जो फिगर लिखा है, उनसे अधिक नहीं होना चाहिए. राइट? उनसे अधिक नहीं होना चाहिए. और फॉर एग्जाम्पल 2.3 आंसर विल बी 2 एंड इंटीजर होना चाहिए कंपल्सरी. सपोज 1.5 then answer is 1. 0.3 answer is 0. Minus 0.1 answer is minus 0.3 से तो 0 से 0.1 है तो आंसर -1. minus 0.5 फिर भी आंसर -1. minus 1.2 आंसर विल बी -2. जो भी ब्रैकेट के अंदर फिगर लिखा है उनसे ये बड़ा नहीं होना चाहिए. राइट? तो इसी तरह फ्लोर फंक्शन डिफाइन होता है. इन जनरल मान लीजिए आंसर इज 0. फ्लोर फंक्शन x है, उनका आंसर 0 है. तो कौन सी वैल्यू मैंने x की यहाँ पर ली गई होती कि आंसर 0 आता है? आंसर 0 तभी आता है जब मैं x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पसंद करता हूं. जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तभी आंसर 0 याद आएंगे. मान लीजिए मैं 0 और 1 के बीच में 0.5 लेता हूं. ऑलरेडी मैंने एक वैल्यू तो यहाँ पसंद कर ली है 0.3. अगर 0.3 लेता हूं तो जो 0.3 is between 0 to 1, so answer will be 0. If I am taking 0.5 then answer is also 0. If I am taking 0 then answer is 0. मैंने यहाँ इक्वल भी बताया है. तो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू मैं सिलेक्ट करूं तो जो ये फ्लोर फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी. अगर फ्लोर फंक्शन की वैल्यू 1 रहती है तो जो मैंने यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है वो है आंसर लेस देन 2, 1 बिटवीन 1 एंड 2. ये है क्लोज्ड ओपन इंटरवल. सपोज 2 then answer will be 2 less or equal x less than 3. Suppose -1 then -1 less or equal x less than 0. Suppose -2 then -2 less or equal x less than -1. -3 then -3 less or equal x less than -2. Suppose आंसर n आता है then n less or equal x less than n plus 1. If answer is n minus 1 then n minus 1 less or equal x less than n. तो ये फीचर्स तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ x की यहाँ पुटअप करते हैं
उनके हिसाब से आंसर आता है, और आंसर जो भी आएगा वो इंटीजर ही होगा. सो वी कैन से द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज z. रेंज ऑफ f इज ऑलवेज z. व्हाई? बिकॉज हम कोई भी यहाँ पे नंबर डालते हैं, x की वैल्यू कोई भी लेते हैं, वो 5.4 ली तो भी आंसर 5 आया, 2.3 2 आया, 1.5 1 आया. In this way, we are taking integers, rational number, irrational number, कोई भी नंबर x की यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, तो जो उनका आंसर आता है वो हर हमेश जो भी आंसर आएगा वो z में ही आएगा, मतलब इंटीजर ही आएगा. तो इंटीजर नंबर का जो सेट है वो z है. तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज है इस फंक्शन की वो z है. लेकिन हमें यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करने में ये सब यूजफुल होगा. अब मैं लिस्ट फंक्शन की बात कर देता हूँ. लिस्ट फंक्शन में क्या होगा? जो भी मान लीजिए मैं यहाँ लिस्ट फंक्शन में 5.4 लेता हूँ, तो यहाँ पर जो फिगर है वो जो अंदर जो फिगर लिखा है 5.4 उनसे छोटा नहीं होना चाहिए. मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं ये क्लियरली बोलता हूं कि जो भी फिगर मैंने x 5.4 लिया है तो उनसे छोटा नहीं होना चाहिए. राइट? लिस्ट इंटीजर फंक्शन है. 7.2 answer is 8. 4.3 answer is 5. 1.3 answer is 2. 1.9 answer is 2. 0.5 answer is 1. 0.7 answer is 1. Right? minus 0.1 आंसर इज 0. तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैं फिगर यहां लेता हूं, 5.4 लिया, यहां मुझे लिखना तो इंटीजर ही है, लेकिन जो अंदर का फिगर है उनसे छोटा नहीं होना चाहिए. मतलब ये नहीं निकालना कि बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 5 लेता हूं तो आंसर 5 ही आएगा. इंटीजर आना चाहिए. और अगर 5.4 7.2 ऐसे कोई भी फिगर लेते हैं हम, तो हम बोल सकते हैं कि इनसे बड़ा लेना चाहिए. लेकिन जब यहाँ पे इंटीजर ही लेते हैं तो हमें इंटीजर ही लिखना है. तो इस तरह ये बेसिक समझने की बात थी. अब कंटिन्यूटी का सम लेते हैं. एक्स्ट्रा सम है ये. क्वेश्चन है एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू फ्लोर फंक्शन. डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2. यहाँ पर जो कंटिन्यूटी हमें चेक करना है वो x इक्वल टू 2 इज इंटीजर. पहले तो f2 फाइंड करना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ इंटीजर ब्रैकेट में रखता हूं तो आंसर तो इंटीजर ही आएगा. तो f2 की वैल्यू 2 हो गई. अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करूंगा. लिमिट x टेंड्स टू 2 positive f(x), it is right hand side limit.
What is fx? Fx is लोअर फंक्शन x. यहाँ पे 2 है तो हमने डायरेक्ट वैल्यू 2 यहाँ पर ले ली क्योंकि एक टीचर है. x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते. यहाँ पे हमें एक रीजन देना पड़ता है. लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? In this case, x tends to 2 positive. X tends to 2 positive. It is right hand side limit. So, x is greater than 2, right? If x is greater than 2, what is the meaning of x is greater than 2? The meaning of x is greater than 2 मतलब है x belongs to 2 and 3. x 2 और 3 के बीच में है. x की वैल्यू है और 2 और 3 के बीच में है. कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो. मान लीजिए x is equal to 2.1. then answer will be 2. So if x is greater than 2, so the value of lower function x is equal to 2. So we can put fx is equal to 2. In this case, it is right hand side limit, so we can put fx is equal to 2. This is fx and so it is 2. Now this is constant function and the value of constant function, limit of constant function is always constant. Now limit x tends to 2 negative fx. What is fx? Put the value of fx. The value of fx is fx is equal to floor function x. Limit x tends to 2 negative. If x tends to 2 negative, give a proper reason. If x tends to, in this case, x tends to 2 negative. If x tends to 2 negative, so x is less than 2. If x is less than 2, then the meaning of x is less than 2 is x belongs to 1 and 2. X is between 1 and 2 because x is less than 2. So take the value of x which is between 1 and 2. Suppose 1.1. Then 1.1 is equal to 1. So, the value of x is equal to 1. So, fx is equal to 1. In left hand side limit, the value of plot function x is equal to 1. Now, 1 is constant. So, answer is 1. Now, you can see right hand side limit, the value of right hand side limit is 2. The value of left hand side limit is 1 in this case. So limit x tends to 2 positive fx is equal to not limit x tends to 2 negative fx. So f is not continuous at x equal to 2. आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि मैंने जो भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको बोला था वो पर्टिकुलर वैल्यू 2 के आगे एक कंटिन्यूटी चेक करनी है. अब 2 के आगे चेक किया तो क्या आंसर आया? लेफ्ट राइट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू 2 ही आया और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू उससे एक नंबर कम आया मतलब 1 आया. तो दोनों जो वैल्यू है लिमिट लेफ्ट राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दोनों की वैल्यू अनइक्वल आ गई. दे आर नॉट इक्वल. They are not equal. That is why f is not continuous at x equal to 2. अगर मान लीजिए 2 के जो 2 के आगे हमने चेक किया है, मान लीजिए हम 5 के आगे चेक कर रहे हैं, 2 नहीं ले रहे,
टू के बजाय सपोज 5 के आगे चेक करना है। fx is equal to, क्वेश्चन इज सेम, we want to check x equal to 5. We want to check continuity at x equal to 5. Then what happens? यहाँ पे 5 लिखेंगे तो f5 की वैल्यू तो 5 ही आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे डिफरेंट आएगा, क्योंकि जब हम x to 5 पॉजिटिव लिखेंगे तो यहाँ x ग्रेटर देन 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 ही आएगा आंसर। तो पहला वाला आंसर मतलब राइट हैंड साइड लिमिट वाला आंसर 5 आएगा, राइट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू है वो 5 आएगा, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आंसर है वो 4 आएगा। यहाँ पे x is less than 5, if x is less than 5 then between 4 and 5, तो यहाँ पे 4 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला लिमिट तो इसमें भी इक्वल नहीं रहेगा, तो 5 के आगे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। सो वी कैन से अगर मैं 5 पसंद करता हूं तो भी ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर मैं 7 के आगे चेक करता हूं तो एक आंसर मिलेगा 7 और दूसरा मिलेगा 6। अगर मैं 9 के आगे x इक्वल टू 9 के आगे कंटिन्यूटी चेक करता हूं तो एक आंसर मिलेगा 9, एक मिलेगा 8। So we can say all if we want to check continuity at n belongs to z, मतलब कि कोई भी इंटीजर्स के आगे मैं चेक करना चाहूंगा तो ये कंटिन्यूटी मतलब ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो मैं कोई भी कीमत कोई भी वैल्यू चाहे 1 लो 2 लो, 2 तो मैंने लिया ही देखा, 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, 9 लेता हूँ, 8 लेता हूँ। इन जनरल मैं z की कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो एक आंसर पॉजिटिव का जो भी आएगा उनसे कम आएगा। तो इन दिस केस दिस फंक्शन is not continuous in z. fx is equal to for function x n belongs to z. It is not continuous. इसका मतलब यह हुआ कि fx is equal to for function x n belongs to r minus z पर कंटिन्यूस रहेगा, यहाँ पे नॉट आएगा, यहाँ पे इज कंटिन्यूस। अगर ये z की कीमत सभी r में से निकाल देते हैं, मतलब जो भी इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर नंबर से, वो अगर मैं r में से रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स इसमें से मैं z की सारी वैल्यू निकाल देता हूं तो जो भी नंबर बचते हैं उन नंबर पर ये कंटिन्यूस हो सकता है, मतलब है। लेकिन पर्टिकुलरली 2, 3, 4, 5 यानी कि z की कोई भी वैल्यू ले लो, 2, 4, 7, 9 कोई भी वैल्यू लो, तो सभी केस में राइट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू में डिफरेंस आएगा, और इस डिफरेंस की वजह से हम कह सकेंगे कि ये फंक्शन 2 के आगे मतलब कि कोई भी z की वैल्यू के आगे कंटिन्यूस नहीं बन सकता। एग्जाम है, टेक्स्ट बुक का वो ले लेता हूं। एक्सरसाइज
Number 5.1. Show that the function defined by gx is equal to x minus x is discontinuous at all integral points. कौन सी कीमत पर यह चेक करना है? कोई पर्टिकुलर कीमत तो नहीं दी गई है। आप 2 के आगे भी चेक कर सकते हो क्योंकि 2 इंटीजर है। आप 7 के आगे भी चेक कर सकते हो, 10 के आगे भी चेक कर सकते हो, लेकिन कितनी वैल्यू के आगे आप चेक करोगे? ये तो एक एंडलेस गेम है। तो हम इन जनरल जो भी चेक करेंगे वो z की एक पर्टिकुलर वैल्यू के आगे नहीं चेक करेंगे। इन जनरल हम n बिलोंग्स टू z के आगे चेक करेंगे। तो टेक x is equal to n where n belongs to z। n की वैल्यू क्या लेना है, n आप क्या एज्यूम करना चाहते हो वो आपके मन में ही रखना, क्योंकि आजकल ये मन की बात ही चलती है। तो इस जो एग्जाम्पल मतलब ये 19 सम हम करेंगे, हमें n की वैल्यू आप क्या लेना चाहते हो वो z की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेना है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट पसंद करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग में n की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेना चाहिए, तो थोड़ी आसानी रहेगी। पहले तो fn मतलब gn, सॉरी यहाँ तो फंक्शन g है, तो n माइनस n, यहाँ n माइनस n, आंसर इज 0। यहाँ n ही बाहर आएगा क्योंकि n बिलोंग्स टू z है। मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू सपोज मैं 5 लेता हूँ तो 5 माइनस 5, यहाँ 5, तो आंसर 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव, फंक्शन g है, gx is equal to limit x tends to n positive. What is gx? It is x minus power function x. मैं यहाँ पे दोनों का सेपरेटली वैल्यू लिमिट दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास लिमिट का वर्किंग रूल है। उस रूल के हिसाब से मैं दोनों को सेपरेटली ये लिमिट दे सकता हूँ। यहाँ पर तो जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन है या पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट n x इज इक्वल टू n अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगा, एक रीजन देना पड़ेगा कि मैं क्या आंसर आएगा। x टेंड्स टू n पॉजिटिव है, इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन n। अब आपको कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेना है। मान लीजिए n इज इक्वल टू मैं 3 एज्यूम करता हूँ, मान लीजिए, ये कंपल्सरी 3 लेना, 5 भी ले सकते हो। तो x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 3, तो उसका फ्लोर फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा? वो 3 मिलेगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3। अगर आप एक वैल्यू यहाँ एज्यूम करते हैं 3.5, तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे यहाँ x n इज इक्वल टू 3 है, इन जनरल n ही आएगा, राइट? n इज इक्वल टू 3, सो जो आंसर जो भी आएगा वो n आएगा। मतलब यहां मैं डायरेक्ट n सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। यहां तो मुझे लिमिट फाइंड करनी है, आंसर n, उसका आंसर n आता है,
तो मैं n लिखता हूं। अच्छा n, यहाँ जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ मुझे x की कोई वैल्यू यहाँ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, सो उनकी लिमिट कांस्टेंट आएगी n। आंसर इज 0। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करता हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। gx इज इक्वल टू फंक्शन तो हमारे पास यही है, दोनों को मैं सेपरेटली लिमिट प्रोवाइड कर देता हूं। यहां तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट n अप्लाई कर सकता हूं, पर यहां मुझे लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? x टेंड्स टू n नेगेटिव है, सो x इज लेस देन है। अब n इज इक्वल टू आपने क्या एज्यूम किया था 3, तो फिर से यहां n इज इक्वल टू 3 रखता हूं। x टेंड्स टू n नेगेटिव है, सो x इज लेस देन है। n मतलब 3, मान लीजिए यहां भी 3। अगर x is less than 3, then the value of proper function will be 2, क्योंकि आप less than 3 लेते हैं। less than 3 का मतलब है between 2 and 3। अगर 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू यहां अप्लाई करोगे तो आंसर तो 2 ही आएगा। इसका मतलब यहां 3 नहीं आएगा, n-1 आएगा, 3-1 आएगा। तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा n-1। बस यही एक खूबी है कि राइट हैंड साइड लिमिट में n आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में n-1 आता है। तो डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। n माइनस, यहाँ ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है, n माइनस n प्लस 1, सो आंसर इज प्लस 1। तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू n पॉजिटिव fx, मतलब gx is equal to not limit x tends to n negative gx, so g is not continuous, मतलब discontinuous। not continuous मतलब discontinuous for all n belongs to z। in this way we can prove that कोई भी वैल्यू आप ले लो z की, फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। तो मैंने आपको ये 2 एग्जांपल समझाए हैं। आप शायद आपको ये 11th में तो ये सब फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन के बारे में हमने काफी सारी जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन यहाँ तो कंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का ही ख्याल रखना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट अच्छी तरह फाइंड कर लेते हैं तो आपको सब ये डिसाइड करना है कि इक्वल आया या अनइक्वल आया। अगर इक्वल आते हैं तो आप बोलेंगे कि कंटिन्यूस है, अगर इक्वल नहीं आता तो आप बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस नहीं है। ये तो जनरल n बिलोंग्स टू z में हमने ले लिया, कोई भी इंटीजर के बारे में हम ये लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ओके।